गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं 21 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और उसके बाद शेयर कर दें। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को देखते समय आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिए और इन्हें पढ़ते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा 21 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना से में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ये हेल्थ और जो वेलनेस सेंटर खोले गए हैं इसकी स्थापना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। तो आपको शीर्ष पर जो राज्य रहा है उसका नाम बताना है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, क्योंकि कर्नाटक के स्वास्थ्य के आंकड़े थोड़े अच्छे बताए गए हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। हम आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं। आगे इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है वी.एस. येदियुरप्पा और गवर्नर की बात करें तो बैजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी, ये आज आपका पहला प्रश्न है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। वैसे तो मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपको बताना है कि आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी। अब आपके लिए है आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न, किसने TAF द्वारा 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। TAF द्वारा 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है। तो ये जो पुरस्कार है ये प्रोफेसर शंकर सुब्रमण्यम ने जीता है, या फिर प्रोफेसर डेविड क्लेरमैन ने जीता है, या इन दोनों ने जीता है, या फिर इनमें से किसी ने नहीं जीता है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये दोनों ही इस पुरस्कार के विजेता हैं। इनका नाम है प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम, प्रोफेसर शंकर बाल सुब्रमण्यम इन्होंने, और प्रोफेसर डेविड क्लेरमैन ने। अब इन्होंने ये अवार्ड क्यों जीता है ये भी जान लेते हैं। तो ये अवार्ड जो है, इन्होंने क्रांतिकारी डीएनए में अनुक्रमण तकनीकियों नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग के विकास के लिए इन्होंने जीता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्रांतिकारी डीएनए अनुक्रमण तकनीकों नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग के विकास के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और अगर हम TAF की बात कर रहे हैं तो जो TAF है, टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर एस्पो फिनलैंड में है और CEO हैं मरक्कू इलिलिया, ये यहाँ के CEO हैं। अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड को कहा जाता है द लैंड ऑफ, जहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं, जहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। तो झीलों का जो देश कहा जाता है, शहर हमारे भारत का उदयपुर हो जाता है झीलों का शहर। और अगर झीलों के देशों की बात आती है तो फिर नाम किसका आता है, फिनलैंड का आता है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। इसके अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ट ने किसे पीछे छोड़कर विश्व के ये जो दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट फिलहाल दूसरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है। आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पीछे छोड़ा जो बहुत ही काफ़ी टाइम से नंबर 2 पर थे, और इन्होंने फिलहाल इनका ये स्थान छीन लिया है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये है एलन मस्क जो हमेशा सेकंड पर रह रहे थे, इनका ये स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट ने छीन लिया है। और अब ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अकॉर्डिंग दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो बन गए हैं वो बन गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, और एलन मस्क जो हैं ये पीछे रह गए हैं इनसे, ये तीसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर कौन है ये हम सभी को पता है, जेफ बेजोस, ये पहले स्थान पर हैं। और एलन मस्क की अगर हम कंपनी की बात करें तो टेस्ला और स्पेसएक्स इनकी ही कंपनियां हैं। आगे बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर है जेफ बेजोस जो कि USA से हैं, अमेरिका से। और बर्नार्ड अर्नोल्ट की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब मुकेश अंबानी के बारे में तो ज़रूर बात करना है, ये मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी जी जो हैं वो इस इंडेक्स में 13वें स्थान पर है, पर भारत में टॉप पर हैं।
भारत में ये टॉप पर है, मगर इस जो इनकी ग्लोबल रैंकिंग है, वैश्विक रैंक में, ये 13वें स्थान पर है। गौतम अडानी की बात करें तो ये 14वें स्थान पर है, 14th रैंक है इनकी। और अजीज प्रेम जी ये 44वें स्थान पर हैं। हालांकि ये लोग अगर देखा जाए इंडिया में तो ये टॉप 3 लोग हैं, लेकिन वैश्विक रैंक इनकी मैंने आपको बता दी है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की ये इंडेक्स जारी हुई थी, सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज परियोजना के क्रियान्वयन में उच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। स्मार्ट सिटीज परियोजना के क्रियान्वयन में उच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड ने यहाँ पर टॉप रैंक प्राप्त की है, झारखंड इसका एकदम राइट आंसर है। तो टॉप पर स्मार्ट सिटीज परियोजना के क्रियान्वयन में जो टॉप पर रहा है वो कौन सा राज्य बन गया है, तो वो बन गया है झारखंड, हमारा पड़ोसी राज्य। आगे बात करते हैं अगर इसके बारे में, हालांकि पड़ोसी तो नहीं इतना ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पर कौन रहा है, तो राजस्थान इस रैंक में सेकंड, स्मार्ट सिटीज परियोजना में सेकंड नंबर पर राजस्थान रहा है। शहरों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, इस पर यह परियोजना आधारित है। 2020 में राजस्थान की बात करें तो ये 29वें स्थान पर था। अब आप देखिए 2020 में जो राज्य 29वें पर था वो 27 का आंकड़ा पार करके भी पहुंच गया है 29वें स्थान पर। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है राजस्थान के लिए। ये जो जारी करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्मार्ट सिटीज़ परियोजना जारी की गई थी, जिसमें ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ में हरदीप सिंह पुरी, ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। आगे हम बात करें स्मार्ट सिटीज़ मिशन। अब भाई ये भी तो कब लॉन्च किया गया, इसके बारे में भी तो जानना है। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें बजट 2021-22 में तो इसको 6,450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 6,450 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर झारखंड की बात आप करना चाहते हैं, झारखंड की कैपिटल है रांची, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें झारखंड के बारे में तो झारखंड के नेशनल पार्क्स या कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपने सुने होंगे। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, झारखंड में है। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, लावालुंग आपने बहुत सुना होगा। ये सारे बहुत ही फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य हैं या नेशनल पार्क हैं जो कि झारखंड में स्थित हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किसके द्वारा जारी नेट जीरो बाय 2050। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है नेट जीरो बाय 2050। मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को खुद भी ये रिपोर्ट एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। इससे आपको, अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपसे अगर डीपली पूछा जाता है तो आप उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस रिपोर्ट को एक बार खुद भी पढ़िएगा। तो नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन हेतु नए तेल, गैस और कोयला क्षेत्रों को रोकना होगा। ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट जिसने प्रस्तुत की है वो है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है नेट जीरो बाय 2050 कि अगर 2050 तक ये जो हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर हमने कम नहीं किया, कम भी करने का मतलब यहाँ बता रहा है जितने भी नए तेल, गैस और कोयला क्षेत्र में काम हो रहा है इनको बंद कर देना पड़ेगा। तब जा कर के 2050 तक हम 1.5 जो कार्बन का हमारा लक्ष्य है, 1.5 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बनाए रखना, वो लक्ष्य तब प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हमने ज़रा भी लापरवाही करी तो फिर उसके बाद परिणाम बहुत ही घातक होंगे, और 2050 तक जो कार्बन की मात्रा होगी वो 2.1% तक वायुमंडल में पहुंच जाएगी। 2.1% तक कार्बन की मात्रा हो जाएगी। तो इसीलिए इनका कहना है, इस रिपोर्ट का, IEA का कहना है कि बिल्कुल ही ये जो नए जितने भी तेल और गैस और कोयला क्षेत्रों में वर्क चल रहा है या फिर नए भंडार खोजे जा रहे हैं, इन पर बिल्कुल रोक लगानी होगी, तब हम जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन को इतना बैन क्यों किया जाता है, क्यों कंपनीज को एक ग्रीन मार्क दिया जाता है कि कंपनीज को कार्बन उत्सर्जन कम ही करना है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन अगर बढ़ा तो उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा आप सभी जानते हैं, हम सभी ये झेल ही रहे हैं किसी ना किसी रूप में। कभी कोई वायरस हम पर अटैक कर रहा है, कभी न चाहते हुए भी भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्लेशियर का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा तो ग्लेशियर से हो रहा है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ता है तो जितने भी हमारे ग्लेशियर हैं, क्योंकि भारत भी अगर आप देखें उत्तरी में तो ग्लेशियर से पूरा ढका हुआ है, और अगर वो ग्लेशियर पिघले तो भारत के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि हम लोग नीचे से भी समुद्र से घिरे हुए हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिलहाल कार्बन उत्सर्जन को बैन करना है। अगर आप भी इस तरीके के किसी कार्य में अपना हस्तक्षेप दे रहे हैं तो तुरंत हाथ पीछे खींच लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं औरों की भी है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। नवंबर 1974 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर फतेह बिरोल, और कहा गया है कि 2050 तक 0.1 कार्बन की मात्रा हो जाएगी अगर हम लोगों ने रोका नहीं। तो हमें तो 1.5 हमने लक्ष्य रखा है, 1.5 कार्बन की मात्रा करनी है। तो इस मात्रा को हमें प्राप्त करने के लिए 2050 तक धीरे धीरे करके हमें कार्बन पर बैन लगाना होगा। अब बिल्कुल ज़ीरो कार्बन भी नहीं कर सकते, ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं कि हम बिल्कुल कार्बन का यूज़ ही करना छोड़ दें तो अभी भी 1.5 पर कार्बन आ जाएगी, लेकिन हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं कार्बन को। इसके पीछे भी रीज़न होता है कि अगर कार्बन बिल्कुल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पृथ्वी पर है, अगर बिल्कुल पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। अब कई लोगों को बर्फ़ सोच के बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि गर्मी में बर्फ़ का नाम सुन के ही अच्छा लगने लगता है। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका ने क्वार्टर फाइनल 2021 में आयात व निर्यात में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने क्वार्टर 1 2021 में आयात व निर्यात में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अंकटाड के द्वारा, UNCTAD, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत के आयात में 45% की वृद्धि हुई है और भारत के निर्यात में 26% की वृद्धि हुई है। वही बात करें कि भारत का सेवा आयात कितना था, तो सेवा आयात था 14%, जबकि हमने निर्यात किया 2% की वृद्धि के साथ में। ये वृद्धि कितनी हुई है वो बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा तो हमें आयात में वृद्धि देखने को मिली है, 45% की हमने वृद्धि करी है आयात में, लेकिन उसके साथ साथ में हमने निर्यात भी 26% वृद्धि के साथ किया है। अगर हम अंकटाड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है अंकटाड का मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और कार्यकारी महासचिव हैं इसाबेल दुरंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लीजिए, इसाबेल दुरंत इनका नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के कौन इम्यूनोलॉजिस्ट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं। सारे के सारे प्रश्न आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एकदम बिल्कुल ढूंढ के निकाले हैं, आप कह सकते हैं। तो भारतीय मूल के कौन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुने गए हैं। इसकी फुल फॉर्म हो यहाँ पे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, NAS इसे कहा जाता है, इसके लिए ये चुने गए हैं। तो इनका नाम है शंकर घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है, शंकर घोष ये चुने गए हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए। ये एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और भारतीय मूल के हैं। इनके बारे में अगर हम जानना चाहें NAS, तो NAS के बारे में अगर हम जानें कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1863 के एक्ट ऑफ कांग्रेस के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1863 के एक्ट ऑफ कांग्रेस के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो स्थापना पर जो एक हस्ताक्षर होते हैं ना,
अब्राहम लिंकन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए। तो अब्राहम लिंकन ने इसके लिए हस्ताक्षर किए थे। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और इसका अगर हम वॉशिंगटन डीसी बताएं तो वॉशिंगटन डीसी है पोटोमैक नदी के किनारे, और जो कि अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि किस देश ने हैयांग 2D ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। तो ये एक ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, समुद्री निगरानी सैटेलाइट आप इसे कह सकते हैं। हैयांग 2D इसका नाम है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च करने वाला देश है चाइना। तरह तरह के ये सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है। तो ये लॉन्च किया गया है 340वीं अगर देखी जाए लॉन्ग मार्च की ये उड़ान है कि उसने 340वां रॉकेट या फिर सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसके बाद आगे बात करें तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो कहाँ से लॉन्च किया है, तो जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर गोबी डेजर्ट चीन से इसे लॉन्च किया गया है। CNSA जो है चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना स्पेस एजेंसी, तो ये बीजिंग में स्थित है, और हेड यहाँ के हैं झांग केजियान। झांग केजियान जो हैं वो इस CNSA के हेड है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन लाल और अरविंद सिंह। अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं आपको बताना है। इन लोगों ने हाल फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये है भारतीय नाविक, एकमात्र भारतीय नाविक बने हैं ये अर्जुन लाल और अरविंद सिंह, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है। ये टोक्यो जापान में होने वाले हैं, और फिलहाल देखते हैं आगे स्थितियां कैसी हैं, क्या ये होंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव भी हो चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या स्थितियां रहती हैं। फिलहाल ये भारतीय नाविक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन लाल गुप्ता जी का निधन हो गया। ये किस पार्टी के नेता थे, ये बहुत ही बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। चमन लाल गुप्ता जी, इनका निधन हो गया है। तो ये फिलहाल भाजपा से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान में भाजपा की ही सरकार हमें केंद्र में देखने को मिलती है। भाजपा, भारतीय जनता दल पार्टी, इसकी हमें देखने को मिलती है सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। चमन लाल गुप्ता जी, इनका निधन हो गया है, और इस पर इन्होंने शोक भी व्यक्त किया है। अगर हम इनकी बुक्स की, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, हो सकता है आपसे ये पूछी जा सकें। तो संसद में जम्मू कश्मीर इनकी बुक है, संसद में 1.5 वर्ष और मेरे प्रयास, ये 3 किताबें चमन लाल गुप्ता जी द्वारा लिखी गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है अमृत वाहिनी ऐप चैटबॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी ऐप व चैटबॉट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। हेमंत सोरेन जो कि है झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अगर हम झारखंड की गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ की गवर्नर या राज्यपाल हो जाती हैं। तो हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है, इसके साथ साथ में एक चैटबॉट पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब आप सभी को पता है कि आजकल ये सारे ऐप हुए या पोर्टल हुए मोस्टली किसके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं, तो कोरोना वायरस के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि पिछली बार भी 2020 में बहुत सारे ऐप और चैटबॉट वगैरह लॉन्च किए गए थे, लेकिन एक दो ही पूछे ही नहीं गए। बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे जिसमें ये पूछे ही नहीं गए। तो आप इनको बस एक कह सकते हैं बस नज़र में रखिए, बहुत ज़्यादा इन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा झारखंड की कैपिटल आप सभी को पता है रांची है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है तैराक कोलेसनिकोव इनका नाम है, और इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश से संबंधित है। तो ये जो तैराक है जिनका नाम है कोलेसनिकोव, ये जो है ये रशिया से संबंधित है, और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 50 मीटर बैक स्ट्रोक में। अब बैक स्ट्रोक आप सभी को पता है, ये तैराक है, तो बैक स्ट्रोक एक बैक में तैरते हैं ये लोग, आपने कभी देखा होगा तो आपको पता होगा।
तो ये जो व्यक्ति हैं ये 20 वर्षीय हैं, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 23.80 सेकंड का इन्होंने, और गोल्ड मेडल जीता है इसमें इन्होंने। इनका जो पुराना रिकॉर्ड था, इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका जो पुराना रिकॉर्ड था वो 24 सेकंड का था, पर इन्होंने 13 सेकंड पहले ही इसको कंप्लीट किया। तो 13 सेकंड 0.13 सेकंड से, 13 सेकंड भी नहीं, 0.13 सेकंड से ये जीते हैं। तो फिलहाल इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।